आपके अपने चैनल बार्क में आपका स्वागत है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बार्क। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर छोटा सा करंट इशू का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स विथड्रॉल फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये टॉपिक जो मेंस एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, इससे प्री में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो बी प्रिपेयर्ड विथ दिस टॉपिक, यू कैन गेट क्वेश्चन इन एनी ऑफ द एग्जामिनेशंस दैट यू आर अपियरिंग इन। तो बहुत सी छोटा सा इशू है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने हाल ही में बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से खुद को एग्जिट कर लिया है, विथड्रॉ कर लिया है। इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबरशिप से खुद को खत्म कर लिया है, यानी अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य नहीं रहेंगे, मेंबर नहीं रहेंगे। ये एक छोटी सी टॉपिक है और इसके बारे में हमें देखना है क्या न्यूज है। इन जनवरी 2026, हाल ही फिलहाल में जनवरी 2026 में, पता नहीं आप कब देख रहे होंगे ये वीडियो, पर जनवरी 2026 में यूनाइटेड स्टेट्स अनाउंस करी है कि वो 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से अपने आप को अलग कर रही है। ये 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिससे यूनाइटेड स्टेट्स अपना मेंबरशिप को खत्म कर रही है। और इसमें जो 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, 31 यूएन एफिलिएटेड बॉडीज है और 35 नॉन यूएन इंस्टीट्यूशन है। मतलब 31 इंस्टीट्यूशन या 31 ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो यूएन बॉडीज हैं, यूएन से एफिलिएटेड है, यूएन का सदस्य, यूएन का आप कह सकते हैं कि एक पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन के द्वारा संचालित किए गए ऑर्गेनाइजेशन है। 31 ऐसे हैं और 35 ऐसे हैं जो यूएन से तो संबंधित नहीं है, पर ये भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं। अमेरिका इन सभी 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से खुद को अलग कर लिया है, जिसमें 31 यूएन है और 35 नॉन यूएन है। ये डिसीजन जो है अमेरिका ने बोला है कि ये अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क के कारण लिया गया है। अमेरिका फर्स्ट मतलब अमेरिका चाहती है कि पहले अमेरिका की भला हो, फिर वो पूरे दुनिया की भला करेंगे। अमेरिका के जो डोमेस्टिक इंटरेस्ट है उसका फुलफिलमेंट के लिए उन्होंने इस 66 ऑर्गेनाइजेशन से खुद को अलग किया है। रीजन के बारे में और इसके बारे में आगे और भी बातें हैं। क्या रीजन से विथड्रॉल का अमेरिका ने क्यों ये 66 ऑर्गेनाइजेशन से खुद को अलग किया है? पहला जो रीजन दिया गया है वो दिया गया है नेशनल सॉवरेनिटी। अगर आप किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर रहते हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया इज ए मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ, इंडिया डब्ल्यूटीओ की सदस्य है। क्योंकि इंडिया डब्ल्यूटीओ की सदस्य है, इंडिया को डब्ल्यूटीओ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे डब्ल्यूटीओ का एक रूल है कि यू कैन नॉट गिव अनलिमिटेड सब्सिडी टू फार्मर्स, कि आप अनलिमिटेड सब्सिडी, और ये लगभग 10% है कि आप 10% से ऊपर सब्सिडी फार्मर को नहीं दे सकते। ऐसा एक रूल है डब्ल्यूटीओ का। क्यों है ऐसा रूल, ये सब हम जब डब्ल्यूटीओ की चैप्टर पढ़ेंगे तब देखेंगे। पर एक एग्जांपल के रूप में पढ़ रहे हैं कि अगर आप डब्ल्यूटीओ का हिस्सा हैं तो आपको इसकी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है फॉलो करना पड़ेगा। उसी तरह जब अमेरिका भी डब्ल्यूटीओ का हिस्सा थी तो अमेरिका को भी क्या करना पड़ता था? फॉलो करना पड़ता था रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर यानी कि इंडिया हो या अमेरिका हो, जो भी इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य हैं, वो पूरी तरीका से, पूरी आजादी से अपना इंटरनल वर्क नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें इन ऑर्गेनाइजेशन से मदद मिलती है। इसलिए कुछ लिमिटेशंस तो रखना पड़ेगा, डब्ल्यूटीओ कुछ तो लिमिट करेगी। आपने फेमस सुना होगा कि जब इंडिया 1991 में आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक से लोन लेने गया तो उन्होंने बहुत सारी कंडीशन रखी लोन के पीछे। यानी कि इससे क्या होता है, थोड़ा बहुत सॉवरेनिटी में इफेक्ट आता है, यानी हम अपना डिसीजंस कंप्लीटली नहीं ले सकते हैं, बिकॉज वी आर मेंबर ऑफ दीज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, सो वी नीड टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ दीज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इससे हमारी सॉवरेनिटी पर इंपैक्ट होती है। अमेरिका का पहला मानना है कि क्योंकि वो इन ऑर्गेनाइजेशंस के सदस्य हैं, इसलिए उनका जो नेशनल सॉवरेनिटी है कहीं ना कहीं इंपैक्ट होती है। तो यूएस गवर्नमेंट आर्ग्यू करती है कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस लिमिट करती है इसका एबिलिटी इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, सिक्योरिटी डिसीजंस को पूरा करने में। अगर अमेरिका सदस्य है यूएनएफसीसी का, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का, तो इसके द्वारा जो क्लाइमेट चेंज के लिए काम किए जा रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, अमेरिका को भी मानना पड़ेगा।
तो अमेरिका ने पहला रीजन दिया है कि ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इससे उनकी इंडिपेंडेंस में कमी आती है, सोवर्निटी में कमी आती है, इसलिए इसको वो छोड़ना चाह रहे हैं। ठीक है। अगला है डोमेस्टिक प्रायोरिटी। अमेरिका चाहती है कि वो फोकस डोमेस्टिक इशू पर करें। वो जो जैसे अगर यूएसए सदस्य है, फॉर मान लीजिए यूएसए सदस्य है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, तो यूएसए को कुछ फंडिंग करना पड़ेगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस को, यूएसए को पैसे देने पड़ेंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। उसकी वजह से यूएसए जो डोमेस्टिक एरिया में पैसा लगाना चाहता है उसमें थोड़ी बहुत कमी आएगी। हालांकि इतना अमीर देश है, इसको क्या कमी पड़ेगा, पर फिर भी अमेरिका का यह मानना है कि क्योंकि वो हिस्सा थी इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस की और अदर ऑर्गेनाइजेशंस की, तो अमेरिका इनको फंडिंग करती थी, पैसा देती थी, और इसका जो डोमेस्टिक इशू है इस पे प्रायोरिटाइजेशन नहीं जाता था। अब अमेरिका पूरी तरह से ये जो डोमेस्टिक इशू है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इंडस्ट्री हो, सोशल प्रोग्राम हो, यानी अमेरिका का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, उस पर फोकस करेगी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा नहीं रहेगी। तीसरा है आइडियोलॉजिकल डिसएग्रीमेंट। जैसे देखिए आपने कितना बार सुना होगा कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, चच्चा डोनाल्ड ट्रंप, ये डोनाल्ड ट्रंप कई बार ऐसा बोल चुका है कि क्लाइमेट चेंज हो ही नहीं रहा है, यानी ये क्लाइमेट चेंज को इग्नोर करता है। इतना मूर्ख प्रेसिडेंट है अमेरिका का कि ये मानता है कि क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा है, यानी मानव इसको कंट्रोल नहीं कर सकता है, क्योंकि मानव इसको कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। अगर क्लाइमेट चेंज हो नहीं रहा है तो फिर इतना पैसा जो यूएनएफसीसी के द्वारा यूएनएफसीसी के द्वारा जो कोप की मीटिंग होती है और इतना सारा जो पैसा का डिमांड रखा जाता है कि डेवलप्ड वर्ल्ड $1 ट्रिलियन इकट्ठा करे, बिलियन डॉलर इकट्ठा करे, अमेरिका को पैसा देना होगा, डेवलप्ड कंट्री को पैसा देना होगा। अगर ये बुढ़ा डोनाल्ड ट्रंप ये बात को स्वीकार ही नहीं करता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये पैसा देगा इनको? इसलिए इसका जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से और यूएसए है, बहुत जगह आइडियोलॉजिकल डिसएग्रीमेंट है। जैसा कि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चाहते हैं कि फंडिंग हो किसके लिए, क्लाइमेट रेगुलेशन के लिए, लेबर राइट्स के अधिकार की बात करते हैं कि जो लेबर्स हैं उसका राइट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, जो माइग्रेंट्स अमेरिका आए हैं उसके अधिकारों की रक्षा होना चाहिए, माइग्रेशन का मैनेजमेंट होना चाहिए, ह्यूमन राइट इन्फोर्स होना चाहिए, ब्लैक लाइव्स आल्सो मैटर्स। इससे ये जो है अमेरिका का प्रेसिडेंट और अमेरिका का इस समय जो पूरा सिस्टम है वो इससे इफ्तिकाब क्या बोलते हैं, डिसएग्रीमेंट रखता है, इत्तेफाक नहीं रखता है, जो भी बोलते हैं, मतलब कि ये सहमत नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि आइडियोलॉजिकल डिसएग्रीमेंट है बिटवीन दीज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, सो यूएसए डज नॉट वांट टू बी रिमेन द पार्टनर, द मेंबर ऑफ दीज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ये चौथा पॉइंट है इंस्टीट्यूशनल डिससेटिस्फेक्शन। आप देखिए कि जब कोविड-19 आया तो अमेरिका सहित कई देशों ने बोला कि जो यूएन है, जो डब्ल्यूएचओ है, ये सब जो चाइना को पनिश करना चाहिए, क्योंकि इन देशों के हिसाब से चाइना से ही कोरोना वायरस आया था। चाइना वायरस ने भी बहुत लोगों ने नाम रख दिया, लेकिन इन ऑर्गेनाइजेशन ने चाइना को कोई भी पनिश नहीं किया, बल्कि चाइना के फेवर में काम किया। इससे भी यूएसए नाराज है और यही इंस्टीट्यूशनल डिससेटिस्फेक्शन माना जाता है। डोनाल्ड ट्रंप और यूएसए का मानना है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इनएफिशिएंट है, सही से काम नहीं करते हैं, पॉलिटिकली बायस्ड हैं और अमेरिका के खिलाफ ये बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं, इसलिए अमेरिका इससे बाहर होना चाहती है। अगला है स्ट्रेटेजिक रिपोजिशनिंग। इससे क्या होगा कि जो ये अमेरिका इन ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हुआ है, या अमेरिका का ये मानना है कि हम अब मल्टीलेटरल गवर्नेंस पर काम नहीं करेंगे, मल्टीलेटरल फोरम पर कम फोकस करेंगे। मल्टीलेटरल मतलब जिसमें कई देश शामिल हो, जैसे यूएन, यूएन में 193 मेंबर है, कितना सारा देश इसमें शामिल है, बहुत। डब्ल्यूटीओ, बहुत सारे देश हिस्सा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, 100 से अधिक इसके मेंबर्स हैं। तो इस तरह के जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है इसको मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म कह सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे देश इन्वॉल्व है। अमेरिका का मानना है कि अब हम मल्टीलेटरल गवर्नेंस पर फोकस नहीं करेंगे, अब हम बायलेटरल डिप्लोमेसी पर फोकस करेंगे, यानी कि अब जो यूएसए का रिलेशन हो इंडिया के साथ इस पर फोकस करेगा, यूएसए का रिलेशन हो पाकिस्तान पर इस पर फोकस करेगा, यूएसए का रिलेशन हो यूके पर इस पर फोकस करेगा, या चाहे वो ऑस्ट्रेलिया पर हो, जर्मनी पर हो, इटली पर हो, जापान पर हो, साउथ कोरिया पर हो, ताइवान पर हो, एंड अनलिमिटेड नंबर ऑफ कंट्रीज, चाइना पर हो। तो यूएस अब इन बायलेटरल रिलेशंस को इंप्रूव करना चाहती है, बायलेटरल रिलेशंस पर फोकस करना चाहती है, एंड नॉट ऑन मल्टीलेटरल गवर्नेंस। तो ये सब कुल मिलाकर 5 मुद्दे हैं जिसकी वजह से यूएसए ने ऐसा डिसीजन लिया कि उसे
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बाहर आनी चाहिए। नेशनल सॉवरेनिटी का हवाला दिया है, डोमेस्टिक प्रायोरिटी पर फोकस करना है, आइडियोलॉजिकल डिसएग्रीमेंट है, इंस्टीट्यूशन इनएफिशिएंट है, डिससेटिस्फाइड है यूएसए इन इंस्टीट्यूशन से, स्ट्रेटेजिक रिपोजिशनिंग कर रही है। इंस्टेड ऑफ focusing on multilateral organizations, USA is more focused towards improving bilateral relations. So इन सभी वजहों से उन्होंने इससे अपने आप को अलविदा किया। थर्ड, हमें यह समझना चाहिए और इससे प्री में भी क्वेश्चन बन सकती है कि वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जिससे यूनाइटेड स्टेट्स ने खुद को खत्म किया है, खुद को मेंबरशिप हटाया है। तो ऐसा तो हमने 66 ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा, देखा कि 66 ऑर्गेनाइजेशन से जिससे अमेरिका ने खुद को बाहर किया, इसमें 31 यूएन ऑर्गेनाइजेशन है और रेस्ट 35 नॉन यूएन बॉडीज है। अब इतने ऑर्गेनाइजेशन तो हम याद कर नहीं सकते हैं, इसलिए हम दो चार कुछ इंपोर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ यूएन ऑर्गेनाइजेशन जो इंपॉर्टेंट है और कुछ नॉन यूएन ऑर्गेनाइजेशन जो इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हमें पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, ताकि अगर कभी क्वेश्चन आता है कि क्या अमेरिका इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, तो हम आसानी से हाँ या ना कह सकते हैं। और इससे दूसरा फायदा यह भी होगा कि अगर कोई पूछता है या हम पेपर पढ़ते हैं तो हमें समझ में आएगा कि इन ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा अमेरिका नहीं है, उससे उन ऑर्गेनाइजेशन पर भी कुछ इंपैक्ट तो पड़ेगा ही। देखिए, पहला है जो यूएनएफसीसी है, पहले से एग्जांपल दिए कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, जो कोप की मीटिंग कराती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। ये कोप की जो मीटिंग कराने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसी के फ्रेमवर्क के अंदर ये कोप की मीटिंग होती थी। इससे अमेरिका ने खुद को अलविदा कह लिया। यूनेस्को है, आपने सुना होगा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो यूनेस्को के द्वारा प्रदान किया जाता है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एक देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आंसर दीजिए कि क्या इंडिया गेट एक यूनेस्को साइट है कि नहीं इंडिया में। आप इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है। तो यूनेस्को के द्वारा इंडिया गेट को प्रोवाइड किया गया है कि नहीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में, है इसकी मौजूदगी की नहीं। तो यूनेस्को से भी अमेरिका ने खुद को बाहर कर लिया। यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल जो यूएनएचआरसी है, इससे भी अलग कर लिया। ये सभी यूएन बॉडीज है, जैसे यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, ये सभी से यूनाइटेड नेशंस ने खुद को अलग कर दिया है। अब दो तीन एग्जांपल याद रखिए, खास करके जो यूएनएफसीसी है, यूनेस्को है, यूएनएचआरसी है, ये तीन आपको याद रखना चाहिए। चौथा आप याद रखिए कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो डब्ल्यूएचओ है, इससे भी अमेरिका ने खुद को बाहर कर लिया है और ये 2025 में शुरू किया था। अभी जनवरी 20 2026 तक इसकी डेडलाइन खत्म होने वाली है और पूरी तरह से फॉर्मली यूएसए विल बिकम और विल एग्जिट फ्रॉम दिस डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इससे पूरी तरह से अमेरिका खुद को बाहर कर लेगी। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएन बॉडीज है जिससे अमेरिका बाहर आ रही है। कुछ नॉन यूनाइटेड नेशंस बॉडी भी है जिससे अमेरिका बाहर कर रही है खुद को, जैसा आईपीसीसी जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, ये साइंटिफिक असेसमेंट प्रोवाइड करती है। जैसे कि इसका रिपोर्ट आता है क्लाइमेट चेंज के बारे में कि कितना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कितना हम CO2 का उत्सर्जन कम करें ताकि हम जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको कम कर सकते हैं। ओजोन रिपोर्ट क्या है, ओजोन के विषय में भी रिपोर्ट जारी करती है, या कहाँ डेजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है, कहाँ ओशियन एसिडिफिकेशन क्यों ज्यादा हो रही है, कौन से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, कोरल रीफ्स कैसे ब्लीच कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑल जो जितने भी दुनिया भर के इन्वायरमेंट्स के मुद्दे हैं उस पर ये साइंटिफिक असेसमेंट प्रोवाइड करती थी। खास करके ग्लोबल वार्मिंग पर जो इसका रिपोर्ट है वो तो बेहद खास है। तो ये आईपीसीसी से भी अमेरिका ने खुद को अलग कर लिया है। तीसरा है, और भारत के लिए जो इंपॉर्टेंट है, जो दूसरा है, वो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये भारत और फ्रांस के द्वारा स्टार्ट किया गया एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें 100 से अधिक सदस्य थे जो सोलर एनर्जी को प्रमोट कर रही थी दुनिया भर में। सोलर एनर्जी से रिलेटेड टेक्नोलॉजी हो, सोलर एनर्जी से रिलेटेड जो सोलर पैनल्स का मैन्युफैक्चरिंग हो, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो, और सोलर एनर्जी कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस हो, इस पर काम करने वाली सोलर अलायंस से भी खुद को अलग कर लिया है अमेरिका ने। और तीसरा है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी जो आईरीना है, रिन्यूएबल एनर्जी पर जो काम करती थी, इससे भी अलग कर लिया है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस है जिससे अमेरिका ने खुद को अलग किया। अच्छा, इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा? अमेरिका ने विथड्रॉ कर लिया इन सभी ऑर्गेनाइजेशन से, तो इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती है? आइए इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग देखें, ठीक है, कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगी इन सभी ऑर्गेनाइजेशन से अलग होने का। पहला तो है कि इन इंस्टीट्यूशंस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगी। तो इस इंस्टीट्यूशन पर इंपैक्ट पड़ेगी कि फंडिंग कम हो जाएगी,
क्योंकि अभी देखा हमने कि अमेरिका ही मेजर फंडिंग करती थी। जो अमेरिका है क्योंकि रिच कंट्री है, तो यही मेजर फंडिंग करती थी किसमें? इन सभी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे यूएनएफसीसी हो, चाहे वो डब्ल्यूएचओ हो, चाहे वो आईपीसीसी हो, चाहे वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो। तो इस तरह के जितने ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को हो जो हमने ऊपर पढ़ा है, यूएनएचआरसी हो, ये सभी ऑर्गेनाइजेशन में जो फंडिंग था मेजर रूप से, मेजोरिटी रूप से यूएसए करती थी। अब यूएसए के नहीं रहने से इसका फंडिंग पे असर पड़ेगा। सिंपल सी बात है, एक मेंबर भी हटता है इन सभी ऑर्गेनाइजेशन से तो उसके द्वारा जो कंट्रीब्यूशन दिया जा रहा है वो तो कमेगा ही, क्योंकि अमेरिका इज ए मेजर प्लेयर, इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, even in PPP terms, so the funding will reduce automatically. Weaker institutional capacity होगी। अब अगर इस ऑर्गेनाइजेशंस की फंडिंग को आप घटा देते हैं, फंडिंग मतलब आप पैसा को घटा देते हैं, तो क्या होगा? इसका जो ह्यूमन रिसोर्स है वो भी घटेगा। पैसा कम है तो ह्यूमन रिसोर्स कम ही ये इम्प्लॉय कर पाएंगे। टेक्नोलॉजी भी घट जाएगी, क्योंकि पैसा कम है तो टेक्नोलॉजी भी कम इम्प्लॉय कर पाएगी। अमेरिका मेजर टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर भी था। इसका जो ये लोग काम कर रहे थे, जो कहीं पर सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे थे डेवलपिंग कंट्री को, इस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। यानी ओवरऑल इसका फंक्शनिंग क्या होगा? वीक होगा, और ग्लोबल लेजिटिमेसी और अथॉरिटी भी कमेगी। क्यों? क्योंकि अगर अमेरिका डब्ल्यूएचओ का मेंबर होता तो डब्ल्यूएचओ ज्यादा कॉन्फिडेंटली वर्ल्ड में अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करवा सकती थी, क्योंकि इसके पीछे अमेरिका नाम का पुलिस खड़ा है। अब अमेरिका इसका सदस्य नहीं है, तो वर्ल्ड में इसको कौन सीरियसली लेगा? अगर ज्यादा से ज्यादा सदस्य इसके मेंबर बने रहेंगे तो ऑब्वियसली सीरियसली लिया जाएगा। पर सपोज ये डब्ल्यूएचओ का मेंबर सिर्फ पाकिस्तान रह जाए, सिर्फ नॉर्थ कोरिया रह जाए, ईरान रह जाए, आपका इराक रह जाए, सीरिया रह जाए, लेबनान रह जाए, फिलिस्तीन रह जाए, इस तरह के कंट्री सिर्फ इसके सदस्य रह जाएंगे, तो इसकी कहना कौन मानेगा? तो ऑब्वियसली इसके लेजिटिमेसी भी प्रभावित होती है, अथॉरिटी भी कम होती है। इसका जो डिसीजन है वो कम लोग अब ज्यादा सीरियसली से फॉलो नहीं करेंगे, बिकॉज यूएसए इज नो मोर ए मेंबर ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस। इसका ग्लोबल गवर्नेंस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? जो कोऑपरेशन था, मल्टीलेटरल कोऑपरेशन जो थी, यानी सभी देशों के बीच में जो कोऑपरेशन थी, चाहे क्लाइमेट चेंज पर, पब्लिक हेल्थ पर, डब्ल्यूएचओ पब्लिक हेल्थ पर, क्लाइमेट चेंज पर, अभी हमने देखा यूएनएफसीसीसी, आईपीसीसी एक्सेट्रा वर वर्किंग ऑन क्लाइमेट चेंज। माइग्रेशन पर जो वर्क हो रही थी, सिक्योरिटी पर वर्क हो रही थी, अब वो फ्रेगमेंटेड हो चुका है। यानी अब जो कोऑपरेशन थी देशों के बीच में, जो सहयोग थी, जो आपस में भाईचारा थी, वो इम्पैक्ट हो गई, क्योंकि अब एक इंपोर्टेंट सदस्य इसका मेंबर नहीं रहा। इसलिए कलेक्टिव रिस्पॉन्स जो दिया जाता था कुछ भी ग्लोबल क्राइसिस आने पर, उसका कोऑर्डिनेशन वीकेंड हो चुका है। अब उतना मजबूती से हम ग्लोबल जो मुद्दे हैं, जो हमारे सामने खतरे आते हैं, उस पे हम एक साथ एकजुट होकर उसको हम टैकल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमारा दुनिया अब ज्यादा फ्रेगमेंटेड है, क्योंकि सभी लोग सदस्य नहीं रहे इस ऑर्गेनाइजेशंस के, क्योंकि सभी लोग एक साथ आकर इस सभी जो गहरे मुद्दे हैं उस पर काम नहीं कर पा रहे हैं, जैसे हमने कोरोना के समय किया। तो ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन तो वीक होगी। इसका इंपैक्ट मेजर पावर्स पर क्या होगी? ये हमने पढ़ा कि पहला इंपैक्ट इन सभी इंस्टीट्यूशंस पर क्या होगी जिससे बाहर निकला है। फिर ग्लोबल गवर्नेंस पर क्या होगी? मेजर पावर्स पर, यूएसए पर क्या होगी? यूएसए ज्यादा फ्री हो गया कि ठीक है, अपना जो डोमेस्टिक काम कर रहे थे आजादी से कीजिए। क्यों? क्योंकि अब उसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए अब वो फ्री है अपना काम करने के लिए। हालांकि ये इसका लॉस क्या होता है? फ्रीडम तो एक पॉइंट हुआ, दूसरा हुआ कि इसको लॉस भी मिलता है। जो इंटरनेशनल रूल मेकिंग है, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स है, डिप्लोमेटिक लीडरशिप है, इसमें अमेरिका का महत्व घटेगी। अब डब्ल्यूएचओ का हिस्सा अमेरिका नहीं रहा, तो इसमें अमेरिका जो है ये मेडिकल के क्षेत्र में या फिर जो हेल्थ के क्षेत्र में इसका लीडरशिप था वो कम जाएगा, क्योंकि इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं है। तो इंटरनेशनल रूल मेकिंग में डब्ल्यूएचओ जो रूल्स बनाती थी उसमें पहले अमेरिका का भी कंट्रीब्यूशन था। अब डब्ल्यूएचओ रूल्स बनाएगी तो अमेरिका उसका हिस्सा नहीं रहेगा, तो रूल मेकिंग में हुआ ना इसका इंपोर्टेंस खत्म, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स में खत्म हुआ, डिप्लोमेटिक लीडरशिप में हुआ। वर्ल्ड पर क्या इंपैक्ट पड़ेगी? यूएसए के हटने से जो पोस्ट वर्ल्ड वार 2 का ऑर्डर बना है, मल्टीलेटरल सिस्टम बना है, यूएन है, डब्ल्यूएचओ है, ये सभी क्या है? ग्लोबल गवर्नेंस के लिए जो बनाए गए थे, ये अनस्टेबल हो चुकी है, ये लेस प्रिडिक्टेबल हो चुकी है। क्योंकि अमेरिका के रहने से एक पॉलिसी में प्रिडिक्टेबिलिटी थी, स्टेबिलिटी थी, क्योंकि अमेरिका एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। लेकिन जब इतना बड़ा मजबूत कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री छोड़ के इस तरह से चला जाएगा, तो अब ये ऑर्गेनाइजेशन किस दिशा में जाएगी, ये कहना बहुत मुश्किल हो पाएगी। चाइना के लिए क्या है? चाइना के लिए फायदा है, क्योंकि चाहे वो डब्ल्यूएचओ हो, चाहे वो यूनेस्को हो,
चाहे वो यूएनएचआरसी हो, हम जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं ऊपर वाला ही, चाहे वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, चाहे वो आईपीसीसी हो, चाहे वो यूएनएफसीसीसी हो, इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस में चाइना अब लीडरशिप रोल लेगी, क्योंकि इन ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग की जरूरत पड़ेगी और वो फंडिंग दूसरे नंबर की इकोनॉमी यानी कि चाइना प्रोवाइड करेगी फंडिंग, इसलिए इसका लीडरशिप भी इन सभी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगी, मजबूत होगी। तो चाइना के लिए तो फायदा ही फायदा है। इंडिया के लिए क्या है, हालांकि हम डायरेक्टली इससे नहीं ज्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि इंडिया इंटरनेशनल सोलर अलायंस की हिस्सा थी, हम हमारे द्वारा ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस को बनाया गया था, शुरू किया गया था, और इसका मेंबर यूनाइटेड स्टेट्स के रहने के कारण इसको फंडिंग मिलती थी। अब वो बायलैटरल कोऑपरेशन, वो फंडिंग नहीं मिल पाएगी जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस को मिलती थी। और जो भारत यानी कि इंडिया, क्योंकि सदस्य था यूएनएफसीसीसी का, यूनेस्को का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, तो इस इन सभी प्लेटफॉर्म पर इंडिया और यूएस के बीच में एक समझौता होती थी, यहाँ भी जाके बातचीत होती थी, यहाँ भी जाके डिस्कशन होती थी, पार्टनरशिप होती थी, वो भी रिड्यूस हो जाएगा। यानी कि जो हमारा बायलैटरल कोऑपरेशन था इन सभी प्लेटफॉर्म पर इंडिया और यूएसए की, जो हम एक साथ मिलकर डिसीजन इन्फोर्स कराते थे मजबूती के साथ, उसमें भी कमी आएगी, क्योंकि इंडिया का एक पार्टनर यूएसए अब नहीं रहा इसका सदस्य, क्योंकि अभी ट्रम्प पगलवा है, तो जब तक वो है तो दिक्कत है इंडिया और यूएसए का रिलेशन में। पहले तो अच्छा रिलेशन था, तो इंडिया यूएस का कोऑपरेशन था इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस में, जो अब कम जाएगी। हालांकि हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है कि इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस में हमारा भी लीडरशिप क्या है, हमारा भी लीडरशिप रोल बढ़ेगा, क्योंकि हम जल्द ही थर्ड लार्जेस्ट जीडीपी बनने वाले हैं, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं, तो हम भी पैसा में फंडिंग करेंगे और इस तरह से हमारे अंदर भी जो लीडरशिप का रोल है वो आएगा, और साउथ साउथ कोऑपरेशन में भी हमें मजबूती मिलेगी। तो हमारे लिए क्या है, एक लीडरशिप अपॉर्चुनिटी है। हालांकि क्लाइमेट ब्लो है, यूएस एग्जिट जो किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस से, इससे क्लाइमेट फंडिंग में असर पड़ेगी। सिक्योरिटी रिस्क है, क्योंकि जो 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल काउंटर टेररिज्म फोरम, इससे भी अमेरिका ने खुद को बाहर कर लिया है। इससे ग्लोबल काउंटर टेररिज्म फोरम से, इसकी वजह से अब जो इंटेलिजेंस हमें मिलती थी, जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती थी काउंटर टेररिज्म पर, अब वो इंफॉर्मेशन मिलना कम हो जाएगी इस प्लेटफॉर्म के अंदर, क्योंकि अमेरिका एक सदस्य था ग्लोबल काउंटर टेररिज्म फोरम का, उसमें अमेरिका इंडिया के साथ और अन्य देशों के साथ बहुत सारे इंटेलिजेंस शेयर करते थे काउंटर टेररिज्म से रिलेटेड, अब वो नहीं मिलेगा, क्योंकि अमेरिका इसका भी हिस्सा नहीं रहा। हेल्थ फंडिंग में इंपैक्ट पड़ेगा, डब्ल्यूएचओ से निकलने के बाद पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस में इंडिया यूएस का कोऑपरेशन नहीं रह पाएगा, और स्ट्रेटेजिक शिफ्ट करना पड़ेगा इंडिया को अब मजबूती के साथ दूसरे देशों से, खास करके ईयू से, जापान से जो लाइक माइंडेड देश हैं, साउथ कोरिया से, चाहे यूके से, अभी देख रहे हैं जर्मनी से बहुत बढ़िया रिलेशन बढ़ते जा रहा है, या फ्रांस से, इन सभी देशों से इंडिया को मजबूत रिलेशन बनाना पड़ेगा, ताकि हम इन सभी देशों से इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, यूएन ऑर्गेनाइजेशंस में, हम इन देशों का सपोर्ट के साथ इसमें और बेहतरीन ढंग से काम कर सके। क्योंकि इन सभी देशों में जो वोटिंग होती है, उस वोटिंग में अगर भारत को इन देशों का सहयोग मिलता है तो हमारा और मजबूत पक्ष सामने आएगा, हमारा लीडरशिप और उभर के सामने आएगा, हम कोई भी डिसीजंस को उसमें लागू कराने में सक्षम हो पाएंगे, बिकॉज we will have strong members in EU, Japan, South Korea, etc. So we need to make more better relations with these countries. We need to work on bilateral relations between these countries. और इंडिया का फोकस है कि मूव कर रहा है वर्ल्ड किधर, मल्टीपोलरिटी की तरफ, यानी कि पूरा दुनिया जो है, अगर मान लीजिए ये दुनिया है, तो इसमें अब सिर्फ अमेरिका डाउन नहीं रहा है, इसमें अमेरिका तो है ही, ब्राजील भी एक लीडर है, रीजनल लीडर है, चाइना भी एक रीजनल लीडर है, इंडिया भी एक रीजनल लीडर है, रसिया भी एक रीजनल लीडर है। इस तरह से एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रहा है, यानी कि पावर इज कंसंट्रेटेड ऑन मेनी पोल्स एट मेनी पोल्स। पावर जो है एक जगह कंसंट्रेटेड नहीं है, बहुत जगह पर कंसंट्रेटेड है, और इसमें इंडिया भी एक रीजनल पावर है, तो इंडिया को भी इससे मदद लेनी पड़ेगी और इस दिशा में काम करनी पड़ेगी कि हाँ, दुनिया एक मल्टीपोलर बन के रहे, यूनिपोलर ना बने, बायपोलर ना बने कि सिर्फ अमेरिका पावरफुल रहे या अमेरिका और चाइना पावरफुल रहे। इंडिया का काम रहेगा कि ये दुनिया मल्टीपोलर बने। तो ये काफी था, पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली हमने देखा
कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है, इन्होंने जो विथड्रॉ किया है खुद को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, कौन सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, इसके बारे में देखा। उसका इम्पैक्ट इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर क्या पड़ेगी, उसका इम्पैक्ट वर्ल्ड में कैसी होगी, वर्ल्ड गवर्नेंस में कैसी होगी, चाइना पर क्या होगी, इंडिया पर कैसी होगी, और खुद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पर क्या इम्पैक्ट होगा इस सभी डिसीजंस का, इसके बारे में हमने गहराई से देखा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कभी, तब तक लिव हैप्पी, लिव हेल्दी। जय हिंद।